नमस्कार, नॉकिंगन्यूज.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। लंबे समय से टनल में फंसे हुए मजदूर बाहर आ गए हैं और जिस तकनीक से बाहर आए हैं वो सदियों पुरानी है। लेकिन आज हम तकनीक पे बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो पूरा का पूरा हादसा हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। इतने सारे लोगों के प्राण संकट में पड़े, किसकी वजह से पड़े, वो कौन लोग हैं और उनकी जवाबदेही क्या है। आज सरकार उनके खिलाफ क्या करने वाली है और हमारे लिए सबसे बड़ा समय ये सवाल उठाने का है कि इस देश का मजदूर, गरीब, गुरबा क्या सुरक्षा का हकदार नहीं है। कानून कहते हैं कि प्रधानमंत्री समय पर उद्घाटन कर पाए और एक बढ़िया फोटो सेशन उनका हो जाए, इसके लिए 2024 के चुनाव का भी एक दबाव ठेकेदार के ऊपर था। ऐसी जल्दी क्या थी भैया? और इस जल्दी का कारण जांच से ही पता लग सकता है। अगर इनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव था, जिसके कारण ये बात मैं बहुत संकोच से धीरे धीरे कह रहा हूं, जिसको इस देश के मीडिया ने बार बार ऑक्सीजन पाइप कह के संबोधित किया और ऐसे बताया जैसे कि कोई एक सेफ्टी मेजर बरता गया हो और पाइप के लिए ऑक्सीजन डाली गई हो, जबकि ऐसा वहां पर कुछ नहीं था। जो आदमी करोड़ों रुपए रोजाना, 1.5 करोड़ रुपए खर्च करता है अपनी सुरक्षा के लिए, वो अपने देशवासियों, प्यारे देशवासियों, जो आपका सेवक कहता है अपने आप को, उस आदमी का उद्घाटन करने का सपना पूरा हो सके, चुनाव में टनल को बेच सके, क्योंकि इसमें उसने एक धार्मिक एंगल जोड़ा हुआ था। क्या इसलिए यहां सेफ्टी को लेकर लापरवाहियां हो रही थी? कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर हूं। हम अपने देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर बहुत तगड़ा खर्चा करते हैं। भारत के संविधान के मुताबिक भारत के सभी नागरिक एक समान हैं, भले ही वो प्रधानमंत्री हो या एक मजदूर। देश के प्रधानमंत्री के जो खर्चे हैं उसमें 1,17,00,000 रुपए रोजाना, हर दिन 1,17,00,000 रुपए। अगर आप गांव में रहते हैं तो अंदाजा लगाइए कि अपने आसपास के लोग, आपके आसपास 1,17,00,000 रुपए आ जाएं तो कैसे जिंदगी बदलेगी। और अगर आप शहर में रहते हैं तो उसका अंदाजा लगा सकते हैं। रोजाना इस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं, 1,17,00,000 रुपए खर्च होते हैं। और इसी तरह से उनके विमानों पर, उनकी गाड़ियों पर नित्य नए आंकड़े आते हैं और उस पर हम चर्चा करते हैं। यानी रोजाना हम 1.5-2 करोड़ रुपया सिर्फ एक आदमी की सुरक्षा पर खर्च कर रहे हैं। माना कि वो व्यक्ति इस देश के लिए बहुत अहम है, लेकिन क्या इस देश के लिए इस देश के मजदूर अहम नहीं है? हिंदुस्तान में क्या मजदूरों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, या जो कुछ हो रहा था उसको कम करते जाना चाहिए? जब उत्तराखंड में टनल में मजदूर फंसे थे, 41 मजदूर, तब से मैं इस पे वीडियो बनाना अवॉइड कर रहा हूं। इसलिए कि जो भी वीडियो बन रहे हैं वो महिमा मंडन, आज ये मशीन आने वाली है, आज वो मशीन आने वाली है, फला चमत्कार हो रहा है, ये हो रहा है, फला मंत्री अपडेट ले रहा है, फला प्रधानमंत्री अपडेट ले रहा है। अरे यार, उनके ड्रामे छोड़िए, ये बताइए ये आदमी जो फंसे हुए हैं, झारखंड के 15, उत्तर प्रदेश के 8, उड़ीसा के 5, बिहार के 5, बंगाल के 3, उत्तराखंड के 2, असम के 2 और हिमाचल प्रदेश का 1, इन लोगों को, ये पूरा भारत है, फंसा हुआ है। क्या इन लोगों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए थे? यह बड़ा सवाल है जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है। बात इस पे होनी चाहिए कि इस देश का मजदूर जब अपने बीवी बच्चों को छोड़ के काम पे जाता है, त्योहार छोड़कर, वार छोड़कर, बीमार माता पिता को छोड़कर, तो जिनके भरोसे वो जाता है वो सुरक्षा सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और भारत के कानून में अगर उनकी सुरक्षा का सही से प्रावधान है तो उस प्रावधान पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक दिवाली के दिन यह हादसा हुआ था। दिवाली के दिन 17 दिन चला है रेस्क्यू ऑपरेशन। दिवाली के दिन जब आप और इस देश का मजदूर छुट्टियां ले लेकर ट्रेनों में ठुस ठुस कर जाता है और अपने घर, अपने परिवार वालों के साथ त्योहार मनाना चाहता है, उस समय ये लोग प्रधानमंत्री का सपना पूरा कर रहे थे। वो 4 धाम यात्रा के लिए एक रास्ता बना रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता, और माफ कीजिएगा जिनको बुरा लगता है, उनसे मैं
एडवांस में क्षमा मांगता हूं, इस देश में 4 धाम यात्रा उतनी बड़ी प्राथमिकता नहीं है कि उसके लिए अलग से सड़कें बनाई जाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सड़कें बनाएं, समझ में आता है। देश के लोगों की सहूलियतों के लिए सड़कें बनाएं, दूर दराज के इलाकों को जोड़ने के लिए सड़कें बनाएं, समझ में आता है। तो कार्यस्थल पर सुरक्षा को लेकर जो कानून बने हुए हैं मजदूरों के लिए, क्या इस देश में उन कानूनों का पूरी तरह से पालन नहीं होना चाहिए? हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से पाप थे जो पैसे बचाने के लिए मुनाफाखोर पूंजीपति ठेकेदार कंपनी ने पालन नहीं किया था जिनका, और जिसके कारण मजदूरों का जीवन खतरे में पड़ा। लेकिन पहले यह समझते हैं कि इस देश के मेहनतकशों की जान अगर किसी ने बचाई है तो इस धरती पर मौजूद किसी भी मुनाफाखोर टेक्नोलॉजी ने नहीं बचाई है। वर्टिकल ड्रिलिंग, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, ऑगर मशीन, ये सारी बातें होती रही। छोटे छोटे मैं बता देता हूं क्या होता है वर्टिकल ड्रिलिंग। जब आप नलकूप खुदता है, आपके यहाँ एक बड़ी सी मशीन होती है, छेद करती है, वो वर्टिकल ड्रिलिंग है। ऑगर मशीन उसी ड्रिल को, बोरिंग करने को हॉरिजॉन्टल भी कर लेती है। बस ये टेक्नोलॉजी है। और यहां से मशीन, वहां से मशीन, वो ज्यादा बाहर की मशीन, यहां की मशीन, ये सब मशीनें सिर्फ इसलिए बनाई जाती हैं कि मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हो, कम समय में काम हो जाए, मजदूरों को तनख्वाह ना देनी पड़े। और जब आप बीचे नीचे ड्रिल कर रहे हो, ये अपने आप में पर्यावरण का बड़ा मसला है। ये जो इलाका है, ये बेहद खतरनाक इलाका है। इसमें आप जो मशीनें चला रहे हैं, जो छेद कर रहे हैं, वो किसी भी हद तक आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उसकी वजह यह है कि जब आप कहीं पे छेद करते हैं तो उसके ऊपर का जो पूरा का पूरा मिट्टी है, उस मिट्टी के ऊपर एक दबाव होता है, प्रेशर होता है। नीचे तो आपने छेद कर दिया, अब उस पूरे स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ऊपर, उस स्ट्रक्चर को संभाले रखने की जिम्मेदारी इस मिट्टी की है जो इसमें है। कई बार वो मिट्टी हार मान जाती है और धसक जाती है। जब वो मिट्टी धसक गई तो पीछे मजदूर से आगे से मिट्टी धसक गई, तो मजदूर बंद हो गए। एक पाइप था जो इसलिए लगाया गया था ताकि अंदर पानी भरे तो बाहर निकल जाए, मुनाफा सही चलते रहना चाहिए। उस पाइप के जरिए ही उनसे बात होती रही, उसी के जरिए उनको हवा, पानी, ऑक्सीजन मिलता रहा, जिसको इस देश के मीडिया ने बार बार ऑक्सीजन पाइप कह के संबोधित किया और ऐसे बताया जैसे कि कोई एक सेफ्टी मेजर बरता गया हो और पाइप के लिए ऑक्सीजन डाली गई हो, जबकि ऐसा वहां पर कुछ नहीं था। कानून कहते हैं कि प्रधानमंत्री समय पर उद्घाटन कर पाए और एक बढ़िया फोटो सेशन उनका हो जाए, इसके लिए 2024 के चुनाव का भी एक दबाव ठेकेदार के ऊपर था और उस दबाव का फायदा उठाकर ठेकेदार ज्यादा से ज्यादा मुनाफा उठाना चाहता था और उसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो उसको नहीं करने चाहिए थे। पहले आप आते हैं कि जो गलतियां उसने की हैं वो क्या की हैं, उसके बाद बाकी चीजों पर आएंगे, इस टेक्नोलॉजी पर आएंगे जिसके जरिए इनको निकाला जा सका। यहां पर यह है कि अक्सर भूकंप आता रहता है। 1803 में 7.8 तीव्रता का आया था और 91 में 7 तीव्रता का भूकंप आया था। उत्तरकाशी अपने आप में इस मामले में बहुत खतरनाक है। और जब इस इलाके में भूकंप को लेकर इतनी ज्यादा वल्नरेबिलिटी हो तो ऐसी टनल क्यों खोदने का, ऐसा काम क्यों करने का? और इसमें खास बात यह है कि ये शियर जोन है जहां पर अंदर का क्रस्ट बहुत पतला होता है, वहां से आपने खुदाई शुरू कर दी। यानी जो काम पहले आपको करना चाहिए था, जिसमें आप इस जगह का पूरा सर्वे करते, इसकी सफाई, इसकी सच्चाई पता लगाते, जमीन की क्या हकीकत है ये पता लगाते, वो जमीन कितना वजन ले सकती है, थोड़ा सरल शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आप समझ जाएं, कितना वजन ले सकती है, क्या कर सकते हैं, ये इंतजाम करते, आपने मजदूरों को घुसा दिया। 41 लोग दिवाली के दिन घर छोड़कर। और हालत यह है कि जिस जगह पर यह खुदाई हो रही थी वहां पर भी वो थ्रस्ट वाली पोजीशन थी जो मैंने आपको बताया, और ये थ्रस्ट फॉल्ट वाली जगह थी जहां पर हर तरह का खतरा हो सकता है। तो ऐसी जगह पर जब आप खुदाई करते हैं तो उसके लिए की जाती है सीस्मिक प्रेडिक्शन, टनल सीस्मिक प्रेडिक्शन। यानी जो टनल आप खोद रहे हैं उसकी भूकंप के दौरान कितना संभाल पाएगी, इसके बारे में पहले से
वैज्ञानिक जानकारी जुटाकर एक भविष्यवाणी की जाती है जो यहां नहीं की गई। और ये 100 मीटर के आगे क्या स्थिति होगी, क्या नहीं होगी, ये सारी चीजें जो पता होनी चाहिए थी, इनको पता नहीं चली। नेशनल सेफ्टी काउंसिल, देखिए देश में कानून बने हुए हैं, समय समय पर संवेदनशील सरकारें आई हैं और मजदूरों के बारे में सोचने वाली भी सरकारें आई हैं। उतना नहीं सोचा गया, लेकिन फिर भी सोचा गया। उन सरकारों ने कुछ कानून बनाए थे और उन कानूनों में एक था, सेफ्टी काउंसिल बनाई गई थी और सेफ्टी काउंसिल ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। इस टनल के निर्माण में उन रिकमेंडेशन को लेकर घनघोर लापरवाही हुई है। जैसे कि एक स्केप रूट, जब आप टनल खोदते हैं तो भागने या बच के निकलने के लिए एक स्केप रूट आपको बनाना होता है ताकि मजदूर इमरजेंसी में वहां से निकल सकें। ऐसा स्केप रूट इस पूरे मामले में प्लान नहीं किया गया था। प्लानिंग थी स्केप रूट बनाना है, लेकिन चुनाव से पहले टनल तैयार करना है, शायद इसलिए ठेकेदार ने स्केप रूट बनाए बगैर ही काम करना शुरू कर दिया। कौन बनाए? इसी तरह से सुरंग में एक सेफ ट्यूब जैसी कोई चीज होती है जिसको कहते हैं ट्रेंच केज। यानी आप अगर मान लीजिए आपकी सुरंग धसकती है तो मजदूर जो है अंदर, जो इंसान हैं, उन इंसानों को ना दबा ले, इसके लिए ट्रेंच केज बने होते हैं जिनके अंदर एक तरह का पिंजरा है जो आपको ऊपर से कुछ चट्टान गिरे तो खिसकने के लिए, से बचाने के लिए होता है। और ये केज वहां पर नहीं थे। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, भारत में जब भी कोई काम होता है उसके लिए पहले से तय मापदंड हैं। आप ये करेंगे, उनको कहा जाता है कि ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जो स्टैंडर्ड हैं, तय हैं कि इनको आपको अपनाना ही। उनका किसी भी तरीके से पालन किए जाने की कोई कंफर्मेशन नहीं है। और ये जो एसओपी को लेकर दुविधा, ये अपने आप में बहुत खतरनाक चीज है। ह्यूम पाइप होता है जो कि इस जगह पर होता है, जो कंक्रीट की ट्यूब होती है, जो सुरंग बनाने के समय एक छोर से दूसरे छोर तक आप बिछा देते हैं ताकि इमरजेंसी के जरिए मजदूरों को निकाला जा सके। यह कहलाता है ह्यूम पाइप। लेकिन ह्यूम पाइप डाला ही नहीं गया था। अगर ह्यूम पाइप डाला जाता तो पूरा सुरंग धसकने के बावजूद एक ह्यूम पाइप होता जिसके जरिए मजदूर आराम से बाहर आ जाते। और ये इसलिए ही बनाया जाता है कि किसी भी तरह की कोई अंदर अगर जहरीली गैस वगैरह लीक हो रही है तो वो वहां से निकल सके। लेकिन ह्यूम पाइप नहीं था। आप अंदाजा लगाइए। अब ये खबर आ रही है कि वो अडानी जी की कंपनी थी, अडानी जी कह रहे हैं वो उनकी नहीं थी, वो सारी चीजें अलग हैं। लेकिन बात यह है कि ये जल्दबाजी क्यों थी? ऐसी जल्दी क्या थी भैया? और इस जल्दी का कारण जांच से ही पता लग सकता है। अगर इनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव था, जिसके कारण ये बात मैं बहुत संकोच से धीरे धीरे कह रहा हूं, जो आदमी करोड़ों रुपए रोजाना, 1.5 करोड़ रुपए खर्च करता है अपनी सुरक्षा के लिए, वो अपने देशवासियों, प्यारे देशवासियों, जो आपका सेवक कहता है अपने आप को, उस आदमी का उद्घाटन करने का सपना पूरा हो सके, चुनाव में टनल को बेच सके, क्योंकि इसमें उसने एक धार्मिक एंगल जोड़ा हुआ था। क्या इसलिए यहां सेफ्टी को लेकर लापरवाहियां हो रही थी? इसमें हिमालय का भूगोल, विज्ञान कुछ भी ध्यान नहीं रखा गया था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बहुत बुरा हाल इस जगह पे था और ये नाराजगी का विषय है। हिंदुस्तान के भर के जो है ट्रेड यूनियंस उसको लेकर नाराज हैं। अब टनल एक्सपर्ट कह रहे हैं, देखिए सरकार की तरफ से कुछ एक्सपर्ट ढूंढ लिए हैं मीडिया वालों ने, वो कह रहे हैं एस्केप टनल की आवश्यकता नहीं थी। अगर एस्केप टनल की आवश्यकता नहीं थी तो ये आदमी कैसे फंस गए बे? मतलब ऐसे शब्दावली इसलिए निकल रही है क्योंकि कम से कम मेरी संवेदनशीलता आम आदमी और मजदूरों के लिए बहुत ज्यादा है। मैं इमोशनल हो जाता हूं उसको लेकर। अगर आपको लगता है कि आवश्यकता नहीं थी तो फिर ये फंसे कैसे? तो ये जांच होनी बहुत जरूरी है कि इतने सेफ्टी मेजर्स के साथ आपने समझौता किया तो क्यों किया? अब कुछ लोग, विज्ञान विरोधी लोग, टेक्नोलॉजी, साइंस फेल हो गया, ये फेल हो गया, कुदरत जीत गई। या कुदरत का मुकाबला नहीं हो रहा था भाई।
साइंस था, साइंस रहता तो इतना बड़ा केस ही नहीं बनता, लेकिन साइंस का इस्तेमाल नहीं किया ना आपने। क्यों नहीं किया, यह बड़ा सवाल है। क्या जल्दबाजी थी? क्या आप चाहते थे कि जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, आधा अधूरा कंप्लीट हो जाए? अपने आप में सोचने का सवाल है। और उससे भी ज्यादा सोचने का सवाल यह है भाई कि ये जो टनल है, इसको खोदने का काम भी मजदूर ने किया और जान भी कामगार ने बचाई। अब ये जान कामगार ने कैसे बचाई, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। वो तकनीक थी रैट होल माइनिंग। अब रैट होल माइनिंग क्या होती है? रैट जानते हैं, चूहा, चूहे का बिल होता है। जैसे चूहा बिल खोदता है, ऐसे ही इंसान छोटे छोटे बिल खोदते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 फुट 4.5 फुट हाइट के होते हैं वो। उसके अंदर खोद खोद के आदमी अंदर खदानों के अंदर जाता है। कौन सी? कोयले की खदान के अंदर। और वहां पहुंच के वो गाड़ियों पे घसीट घसीट के कोयला बाहर लाता है। और ये जो रैट होल माइनिंग है, इसके जरिए भारत में खासतौर पे जो पहाड़ है ना, आप कभी जाएंगे, अगर शिलोंग जाएं, चेरापूंजी जाएं, मेघालय जाएं, तो आपको बहुत सारे ऐसी माइंस मिलेंगी। एक छोटा सा ढेर है, बहुत छोटा सा, पता चला उसके आगे एक गेट है और वही माइन है। उसके अंदर रेंगते हुए लोग, और खासतौर पे इसमें बच्चों को, किशोरों को अधिक इस्तेमाल किया जाता है, अंदर घुसाए जाते हैं और वो वहां से कोयला भर के एक ट्रॉली में घसीटते हुए लाते हैं। 2014 में एनजीटी इस पर रोक लगा चुका है। ये गैरकानूनी है, और इसलिए गैरकानूनी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक, एक तो मजदूरों की सुरक्षा के लिए है, दूसरा ये अंदर ही अंदर जो टनल बनती है, चूंकि ये टनल जो बनती थी छोटा मोटा, इसमें वैसे 640 मिलियन टन यानी 6 करोड़ 40 लाख टन जो है कोयला इसके अंदर से निकाला जाता था। इस विधि से हिंदुस्तान का आदमी किस तरह रोजी रोटी कमा रहा है, ये देख लीजिए। तो इसके बाद में ये हुआ कि इसमें बहुत सारी चीजें थी, कोई पॉलिसी भी बनाई सरकार ने, तो वही अमीरों ठेकेदारों को दिमाग में रख के, और उसमें बहुत सारी ऐसी थी कि अंदर ही अंदर जो है पानी दूषित हो जाता, तो उसको रोक लगा दी गई थी। तो आज वही तरीका जिसमें आदमी थोड़ा थोड़ा खोद खोद के पतला सा छेद बना के आगे बढ़ता है, वो अपनाया गया। और फिर कुछ और मजदूरों ने अपना जीवन खतरे में डाला, और इन मजदूरों ने उसकी खुदाई की। जब सारी मशीनें फेल हो गई थी, तब इन मजदूरों ने अंदर पहुंचकर जान बचाई है। फिर वहां पाइप डाल के निकाला गया, क्योंकि एक जगह पे जाके कभी कुछ टूट गया, कभी ये हो गया, मशीन फेल, रोज हम खबर सुनते थे। तो 17 दिन की मेहनत आज एक तरह से सफल हुई और मजदूरों का जीवन बच गया। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या हम इन मजदूरों का जीवन बचने से संतुष्ट हो जाए, या फिर इस देश में जो मजदूर हैं उनका और जीवन खतरे में ना पड़े, इसको लेकर ठोस पॉलिसीज बने। क्योंकि जुबानी जमा खर्च बहुत होता है। अभी देखिए प्रदूषण हो रहा है दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब एक्टिव हैं, हवा साफ हो जाएगी, सब अपने काम में लग जाएंगे, अगले साल पर प्रदूषण होगा। इसी तरह से जैसे ये फंस गए हैं और किसी तरह बचाया जा सका इनको, आगे और लोग ना फंसें, इसके लिए जांच होनी भी जरूरी है, सजा मिलनी भी जरूरी है। और ये भी देश को पता होना चाहिए कि ये जल्दबाजी अगर की जा रही थी तो किस लिए की जा रही थी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।